अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, अपने क्लास में पढ़ा था हमने कि नेशनल पार्टीज कैसे बनती है, व्हाट इज़ ए क्राइटेरिया ऑफ नेशनल पार्टी, क्या क्या करना पड़ता है एक पार्टी को नेशनल पार्टी के बनने के लिए, नेशनल पार्टी बनने के लिए। जैसे मैंने वोट्स का भी आपको बोला, वोट के लिहाज से कैसे उनको बनना है, सीट के लिहाज से कैसे उनको बनना है, कैसे 4 स्टेट्स में उनको अपनी साख बनानी है। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आती है। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी आती है इसमें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। जो कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल है वो स्टार्टिंग हो गई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम था, जिसके वो हेड थे, जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। उसका नाम था भारतीय जनसंघ। कुछ रीजंस की वजह से आते समय में डिसॉल्व हो गया और उसके बाद जो भारतीय जनसंघ है उसी भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी पे भारतीय जनता पार्टी बनी, उसी के आइडियाज पे भारतीय जनता पार्टी बनी। कब बनी? 1980 में। ये अलग निकल गई उस पार्टी से, डिसॉल्व हो गई कुछ रीजंस की वजह से। आपके लिए जो मेन फोकस की बात यह है कि कब बनी बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी केम इनटू कंसिडरेशन और वी कैन से फाउंडेशन इसकी जब स्टार्ट हो गई 1980 में हो गई। ठीक है, 1980 में स्टार्ट हो गई, जो कि 1980 की बात हम कर रहे हैं। आज भी पॉलिटिकल पार्टी जो है बीजेपी वर्किंग में है, फंक्शन में है, इवन रूलिंग पार्टी में है इस वक्त। जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है टू सम एक्सटेंट वी कैन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो भारतीय जनसंघ बनाया था उसके साथ निर्भर है, वो उसी पे डिपेंडेंट है, याद रखना। उसके बाद आज हमें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ने हैं, कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। सबसे पहला पॉइंट होता है वो है कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है। जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है उसको हम डिस्कस करेंगे। दैट इज रिटन हियर, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए माफी चाहता हूं। उसके बाद आइडियोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है कि इनकी सोच क्या थी, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी पार्टी। क्या उनके सोच विचार है, क्या उनके कंसिडरेशंस होते हैं लोगों को लेके, मुल्क को लेके, नेशन को लेके। पहला, इंडियन एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। याद रखना, इंडियन एंशिएंट कल्चर, वैल्यूज, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। इनमें से आपको देखने को मिलेगा इंडियन एंशिएंट कल्चर। इसकी आइडियोलॉजी जो है बीजेपी की आइडियोलॉजी वो ये है कि जो हमारा कल्चर था वी शुड प्रिजर्व अवर कल्चर। इसका जो मेन फोकस है अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, इसका मेन फोकस रहा है पहले से ही, 1980 से ही। उसके बाद इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि इंसान हर कोई एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए कुछ ना कुछ अच्छाई करनी चाहिए, ये भी इनका अपना एजेंडा रहा है पहले से ही। कुछ मैनिफेस्टेशंस होती है, कुछ आइडियोलॉजीज होती है। इंटेग्रल ह्यूमनिज्म भी आता है इसमें। उसके बाद आ जाता है अंत्योदय, जो कि एक हिंदी वर्ड है, अंत्योदय। अंत्योदय जिसके बारे में आपको मैं बोलना चाहता हूं कि जब भी गवर्नमेंट कोई भी सोशल स्कीम निकालेगा, वेलफेयर स्कीम निकालेगा लोगों की भलाई के लिए, अंत्योदय का मतलब है कि टिल लास्ट पर्सन, लास्ट जो इंसान है ना उस तक भी ये स्कीम्स पहुंचनी चाहिए। सोशल वेलफेयर स्कीम्स हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। इनकी ये जो आइडियोलॉजी है कि हर कोई अच्छी स्कीम्स का लाभ उठाना चाहिए, ना कि कोई अपर क्लास या लोअर क्लास। मींस कि ये हर किसी के लिए काम करना चाहते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आपकी बुक में जो कुछ भी मैं आपको बोल रहा हूं दैट इज रिटन इन योर बुक। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है कल्चरल नेशनलिज्म, इंडियन नेशनहुड। कल्चर नेशनलिज्म आपको मैंने अभी भी बोला, जो इसके बाद में मैं इसके बारे में मैंने बोला था आपको इंडियन एंशिएंट कल्चर। ये जो लोग हैं बीजेपी में रहने वाले जो लोग हैं, लीडर्स हैं, उनकी ये सोच है, मेंबर्स ऑफ द बीजेपी पार्टी, उनकी ये सोच है कि कल्चर को परसीव किया जाए, जो हमारा कल्चर है, अपना कल्चर है, उसको नेशनहुड के साथ मिलाना। हमारा कल्चर इज रिलेटेड, अवर कल्चर इज रिलेटेड अवर नेशनहुड। हमारा जो कौम है इसकी बुनियाद, इसकी साख जो है हमारे कल्चर पे डिपेंड होती है। उसके बाद इंडियन नेशनलहुड, नेशनहुड और वी कैन से नेशनलिज्म। इन लोगों ने बोला कि
जिसको हम हिंदुत्व बोलते हैं आजकल। हिंदुत्व आपके बुक के हिसाब से, जैसे मैंने आपकी बुक पढ़ी, आप लोगों का इसमें लिखा हुआ है कि ये जो इनका ये हिंदुत्व वर्ड एज यूजुअल ये यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है, ये एक तरीका है जिंदगी गुजारने का। हिंदुत्व एक तरीका है जिंदगी गुजारने का, जिस पे बीजेपी फोकस करता है। उसके बाद हम आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ J&K, वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंडाज ऑफ, वी कैन से वन ऑफ द मेन core function of, or we can say one of the main consideration, one of the main agenda, one of the main manifestation of BJP is integration of J&K। जैसा कि आप लोगों को पता है 1947 में ही जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, हाँ, वो डिस्प्यूटेड था, और कभी उसको जो इनकी आइडियोलॉजी का कहना है कि, इनके बड़े लीडर्स का कहना है कि कांग्रेस ने कभी उसको हमारे साथ हिंदुस्तान का अटूट अंग बनाने की कोशिश नहीं की, जबकि ये लोग चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट अंग बनाया जाए। जो इनकी बेस है, जो इनके सोच विचार है, जो इन्होंने लोगों के सामने बोले हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ J&K, हम ये करके दिखाएंगे, आज या कल हम ये कल करके दिखाएंगे कि इंटीग्रेट करेंगे हम किसको, J&K को, किसके साथ, इंडिया के साथ, इंडिया जो कंट्री है इसके साथ, हमारे अपने देश के साथ। जैसा कि आपको पता होगा कि 2019 में अगस्त में इन लोगों ने क्या किया था, 5 अगस्त को इन लोगों ने इंटीग्रेट किया था। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, इन लोगों ने उसको खत्म किया था उस दिन, इन लोगों ने एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370 को, जो इनका एजेंडा रहा है। एक और चीज जो ये सोचते हैं, जो इनके सोच विचार है, इंक्रीज इन सपोर्ट बेस मींस कि इनका जो स्टार्टिंग है, सपोर्ट कहां से इनका स्टार्ट हो गया, लोगों में इनकी फेम कब से बनना स्टार्ट हो गई, दैट वाज एक्चुअली फ्रॉम 1998 से इन्होंने लोगों का यकीन, लोगों का भरोसा पाना स्टार्ट कर दिया। व्हेन एनडीए वन, एनडीए मैंने आपको क्लास में लास्ट टाइम बोला था एनडीए क्या होता है। एनडीए इज अ कोएलिशन ऑफ वेरियस पार्टीज जिनके सोच विचार सेम मिलते जुलते हैं, जिनको हेड करता है एनडीए में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, इनको हेड करता है बीजेपी, जो इनकी मेजर पार्टी है, दैट इज बीजेपी। इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने पहली बार जीता था कांग्रेस के खिलाफ, पहली बार जीता था अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उस वक्त इनके प्राइम मिनिस्टर थे, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब इन लोगों ने जीता था 1998 में इन लोगों ने जीता था, यहां पे एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी, यहां पे एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी। उसके बाद आप देख सकते हैं 2014 में लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आ गई। ये जो आपके सामने मैंने पॉइंट्स बोले कि 2014 में लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आ गई, यही पॉइंट्स है जो आपको कल एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, विच आर वेरी मच नेसेसरी फॉर यू पीपल, आपको लिखने जरूरी है। दीज आर द हाईलाइट्स ऑफ बीजेपी पार्टी, ये हाईलाइट्स है आपकी बीजेपी पार्टी के, क्या क्या उनके रुकन क्या काम करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका मकसद क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने सबसे पहले लिखा है वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज। ये मैंने नहीं लिखा है यहां पे, या आपकी बुक में नहीं लिखा है यहां पे कि इट वाज द बेसिक ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, और वी कैन से इट्स अ प्राइमरी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। नो, कुछ पार्टीज पहले से ही थी हिंदुस्तान में, अंग्रेजों के दौर से ही थी। उसको क्या, उस वक्त जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है स्टार्ट हो गया एक पार्टी की तरह। एक पार्टी ये भी थी जिसका हम स्टार्टिंग डेट हम लिख सकते हैं 1885, और जिसके लिए मैं थोड़ा सा आपको क्लास वर्क देना चाहता हूं। जो भी आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, इस वक्त इस क्लास को देख रहे होंगे, आपके लिए मैं एक क्लास रखना चाहता हूं, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन रखना चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट्स में उसका नाम बोलिएगा। असल में ये अंग्रेज ने स्टार्ट किया था, अगर इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्टार्ट किया था बीजेपी को, इसको एक अंग्रेज ने स्टार्ट किया है। ही वॉज ए ब्रिटिशर, वो एक ब्रिटिशर था,
वो एक ब्रिटिश था, उसने स्टार्ट किया है, उसके नाम आप कमेंट्स में लिखेंगे। उसके बाद प्लेड ए डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। आजकल अगर हर किसी बच्चे के पास हम जाएंगे, अगर किसी को भी बोलेंगे कौन सी दो पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया में, ही विल से आइदर कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि इतना नाम बनाया है बीजेपी ने, कांग्रेस ने इतना नाम बनाया है यहां की पॉलिटिक्स में कि हर किसी बच्चे को भी कांग्रेस का पता है कि कौन उनके लीडर्स है, बाकी चीजें। इसमें हमें इनकी भी आइडियोलॉजी पढ़नी है जो यहां पे डिस्कस किया गया है, मैं आपको उसके पॉइंट्स भी बताऊंगा। जैसे यहां से मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बोले, यहां से भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो किसके रिलेटेड है, जो कि रिलेटेड है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। पहला जो है वो है एस्पायर टू बिल्ड मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, इन लोगों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है एज कंपेयर टू बीजेपी आइडियोलॉजी। बीजेपी ऑल द टाइम टेल्स पीपल अबाउट कल्चर, अबाउट नेशनहुड, अबाउट नेशनलिज्म, अबाउट हिंदुत्व। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये इनकी जो स्टार्टिंग है, ये चाहते थे कि मॉडर्नाइजेशन आ जाए हिंदुस्तान में, सेक्युलर हो जाए हिंदुस्तान। सेक्युलर मीन्स क्या होता है? सेक्युलर मीन्स बोलते हैं उसको जबकि किसी भी धर्म के साथ कोई इल ट्रीटमेंट नहीं करती होगी गवर्नमेंट, किसी भी धर्म को ऑफिशियल नहीं मानती होगी गवर्नमेंट, हर किसी के कल्चर को बिल्कुल अच्छे तरीके से इज्जत देना, हर किसी के रिलीजन को अच्छे तरीके से इज्जत देना, दैट इज सेक्युलर। डेमोक्रेटिक, एज वी ऑल नो एंड यू पीपल आल्सो नो कि डेमोक्रेटिक मीन्स इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, इलेक्शन होके यहां के लीडर्स को चुनना चाहिए, ये भी इनका एजेंडा रहा है पहले से ही। और रिपब्लिक इंडिया इन द सेंस जो भी हेड ऑफ द इंडिया होगा, हेड ऑफ द नेशन होगा, हेड ऑफ द कंट्री होगा, ही और शी शुड बी इलेक्टेड। वो सिलेक्टेड नहीं होने चाहिए, ही और शी शुड बी इलेक्टेड बाय ऑल इंडियन मुस्लिम्स, बाय ऑल इंडियन क्रिश्चियंस, इंडियन हिंदूज, इंडियन सिख्स, all have equal rights. That was the main ideology of Congress. उसके बाद supports new economic reform but with human face. ये जो है आपको ये पॉइंट थोड़ा सा टफ लगेगा लिखते हुए जब मैंने लिखा था आपके लिए, लेकिन इट्स नथिंग, कोई बड़ा मसला नहीं है इसके मुताबिक। ये जो है लिखा हुआ है यहां पे इकोनॉमिक रिफॉर्म, जैसे यहां पे आप लोगों ने देखा बीजेपी के रिलेटेड, वहां पे इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए ज्यादातर बात नहीं की गई थी, लेकिन इन लोगों ने बोला इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो इकोनॉमी बढ़ाने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन विद ह्यूमन फेस। ह्यूमन फेस मींस क्या हुआ? ह्यूमन फेस का मतलब है कि जो लोग हैं उनको तस्वुर में हमेशा लाया जाए, लोगों को कंसिडर किया जाए, लोगों के हक कभी नहीं खाने हैं हम लोगों को, ये कांग्रेस का कहना है। उसके बाद रूलिंग पार्टी, कांग्रेस के लिए एक और मेन पॉइंट ये है कांग्रेस के बारे में, रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 तक कांग्रेस जो है वो रूलिंग पार्टी रहा है 1947 से लेके। they become 30 years। वो क्या बन जाते हैं? वो 30 साल बन जाते हैं। 30 साल तक कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाया, बिल्कुल भी कोई हरा नहीं पाया। 1977 तक इन लोगों ने अपनी हुकूमत की, सेंटर में पावर में रहे। उसके बाद आफ्टर दिस पीरियड इट लॉस्ट टू एनडीए। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि एनडीए और यूपीए के बारे में मैंने आपको बोला है कि ये जो एनडीए है, एनडीए इज एक्चुअली द कोalition ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। जब कभी किसी के पास मेजॉरिटी नहीं आती है, फिर कुछ पार्टीज इकट्ठा होती है दूसरे लोगों को, दूसरे आइडियोलॉजी के लोगों को हराने के लिए, खुद सत्ता में आने के लिए, मेन मकसद होता है। उसमें क्या किया इन लोगों ने? एनडीए से इन लोगों ने हारा और एनडीए ने रूल किया 1989 तक, 10 साल तक रूल किया एनडीए ने। आप समझ रहे हो? 10 साल तक रूल किया एनडीए ने। उस वक्त उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी, ना कि उसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। ये जो जनता पार्टी है
ये पार्टी भी असल में भारतीय जनसंघ का ही हिस्सा था। जो मैंने भारतीय जनता पार्टी के स्टार्ट में आपको बोला, ये भी भारतीय जनसंघ का हिस्सा था, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजीज पे बनाई गई थी पार्टी, जिनके लीडर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और उस वक्त जनता पार्टी थी। और कुछ समय होने के बाद ये जो जनता पार्टी है यही डिसइंटीग्रेट होके आप याद रखिएगा, डिसइंटीग्रेट होके क्या बन जाती है, डिसइंटीग्रेट होके इसी का हिस्सा एक निकल के बीजेपी बनता है, याद रखना। उसके बाद 10 साल तक ये रूल करते रहे 1989 तक। उसके बाद इन 1989 ये दौर आता है राजीव गांधी का दौर। राजीव गांधी ने इनको जिताया था, कांग्रेस को। इन 1989 कांग्रेस अगेन कम्स इन पावर टिल 2004। 1989 में कांग्रेस ने फिर से जीता था, 2004 तक जीता था कांग्रेस ने कंटिन्यूअसली। अब 2004 तक कांग्रेस जीतता है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस 2004 तक जीतने के बाद स्टार्टिंग आ जाती है फिर से एक सिस्टम की, दैट इज नोन एज यूपीए, जो कि जैसे एनडीए है, एनडीए में कोalition होती है सेम आइडियोलॉजी के पीपल्स की, सेम आइडियोलॉजी के पार्टीज की, छोटी छोटी पार्टीज की, वैसे ही यूपीए भी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इसका फुल फॉर्म है, जो कि इसमें भी कुछ पार्टीज ऐसी आती है जो कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। नेशनल पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करती है, अपनी आइडियोलॉजी को, उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। उसके बाद क्या होता है, बट इन 2004 कांग्रेस कुडंट गॉट मेजॉरिटी। जब 2004 का टाइम आता है, 2004 में जब इलेक्शंस का टाइम आ जाता है, ये लोग नहीं मेजॉरिटी ले पाते हैं और उस वक्त अपोजिशन में होते हैं डिफरेंट पार्टीज, जैसे भारतीय जनता पार्टी भी होती है। और ये लोग क्या करते हैं, ये यूपीए के थ्रू आते हैं गवर्नमेंट में 2004 में। 2004 से लेके 2014 तक, 2004 से लेके 2014 तक ये लोग रूलिंग पार्टी रहते हैं। कौन? यूपीए के अंडर कोalition ऑफ वेरियस गवर्नमेंट्स, उसमें क्या रहते हैं, ये गवर्नमेंट में रहते हैं। लीडरशिप किसकी रहती है? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो लीडरशिप के अंडर यूपीए लीड करता है, रूल करता है पार्टी को बराबर 2004 तक। उसके बाद 2004 से लेके 14 तक यूपीए की गवर्नमेंट चलती है, जिसके लीडर रहते हैं मनमोहन सिंह। उसके बाद लास्ट में मैं ये बोलने जा रहा हूं आप लोगों को कि तब से लेके आज तक, अभी 2014 में मेजॉरिटी में लार्जेस्ट पार्टी जो बनी थी वो बीजेपी थी। और इसी बीजेपी के अपोजिशन में आज तक कांग्रेस लड़ रहा है। स्टिल कांग्रेस इज द प्रिंसिपल, वी कैन से कांग्रेस इज द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी टिल टुडे, अभी भी। और इट वॉज ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बीजेपी एंड आईएनसी। होप आप लोगों को ठीक ठाक समझ आया होगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम।